हाय गाइस। आज हम सीखेंगे टीडीएस के बारे में और ये पूरी की पूरी सीरीज देने वाला हूं मैं। इसलिए आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, टीडीएस के बारे में मैंने पूरा एक नोट्स तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये देखो। अब ये नोट्स हिंदी में हैं इसलिए आपको ज़्यादा आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि टीडीएस जो है वो क्या होता है, एक सरकार के द्वारा लगाया हुआ टैक्स होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ना इसके नाम में ही छुपी हुई हैं, जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। ठीक है, अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो आपकी इनकम सोर्स है या जहां से भी पैसा आ रहा है उसके ऊपर लगने वाले टैक्स को हम कहते हैं टीडीएस। समझ गए? यानी कि टीडीएस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रहा हो, तो उस पे जो सरकार टैक्स लगाती है वो होता है टीडीएस। ठीक है, हालांकि टीडीएस आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से आपको वापस ही मिलने वाला होता है। लेकिन अभी क्योंकि ये हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि अगर वापस मिलने वाला है तो सर कैसे वापस मिलेगा, और नहीं मिलने वाला है तो क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर हमने टीडीएस के बारे में इसको थोड़ा और मिटा देते हैं। ठीक है जी। अब देखो, टीडीएस में इसमें बोल रहा है कि टीडीएस सरकार के द्वारा एक इनडायरेक्ट तरीका है टैक्स लगाने का। इससे टैक्स चोरी को रोका जा सकता है। यानी कि सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो इनकम का कुछ भाग जो है वो इनकम प्रदान करने वाली संस्था द्वारा काटा जाता है, इसे टीडीएस कहते हैं। ठीक है, इनकम प्रदान करने वाली संस्था, समझ रहे हो? जैसे मान लो कि ये हमारा बंदा है, इसका नाम है चिंटू। ठीक है, थोड़ा मोटा हो गया है ये। तो चिंटू एक कंपनी के लिए काम करता है। ठीक है, चिंटू एक कंपनी के लिए काम करता है और उस कंपनी से उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। अब वो जो सैलरी है वो चिंटू पूरे मंथ में काम करता है, उसके बाद उसको जाके सैलरी मिलती है। लेकिन पता लगता है कि जो उसकी सैलरी है वो सरकार ने एक नियम बना रखा है कि भाई इतने रुपए से ऊपर अगर आप सैलरी कमा रहे हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो चिंटू को समझ में नहीं आता है कि यार ये टैक्स मुझे कैसे देना है, क्या इसका है। तो उसके लिए अब वो टीडीएस की पढ़ाई करता है। ठीक है, हम यहाँ से हम समझते हैं टैक्स कलेक्शन से होने वाली इनकम सरकार के रेवेन्यू का मुख्य सोर्स होती है। देखो, सरकार जो भी हमारे लिए काम करती है वो अपने जेब से तो कोई नहीं लगाता ना, तो जो भी हम टैक्स देते हैं उससे ही वो काम करती है। तो ये कह रहा है टैक्स कलेक्शन से होने वाली इनकम, यानी टैक्स जैसे हम लोगों से मिलता है उससे जो होने वाली इनकम है वही उसका मेन जरिया है कमाई का, सरकार की। ठीक है, लोगों से प्राप्त किए गए टैक्स से ही सरकार काफी कुछ सुविधाएं देने में सक्षम होती है, जैसे कि मेडिकल या एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, या रोड बन रही हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जो भी चीजें होती है सरकार किससे कर रही है? टैक्स से ही कर रही है ना। ठीक है, अब देखो, टीडीएस डिडक्टर और डिडक्टी, किसी भी तरह के पेमेंट में ट्रांजैक्शन में दो पर्सन होते हैं। ठीक है, दो ही लोग होते हैं, चाहे वो कोई सी भी ट्रांजैक्शन हो, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन हो उसमें दो लोग होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि मान लो कि यहाँ पर दो लोग हैं। एक है टीडीएस का डिडक्टर, जिसको हमने डिडक्टर बोला है, जो डिडक्ट कर रहा है पेमेंट, और एक डिडक्टी। ठीक है, डिडक्टर और डिडक्टी यहाँ पे समझो। कह रहा है कि किसी भी तरह की पेमेंट में दो ट्रांजेक्शन में दो पर्सन होते हैं। पहला वो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है, यानी कि मान लो अगर मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा वो जो पैसे ले रहा है, जिसको पेमेंट मिल रही है। ठीक है, टीडीएस के रूल के हिसाब से टीडीएस वो कटता है जो पेमेंट करता है। अब जैसे सपोज करो कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तो यानी कि टीडीएस मैं काटूंगा, तुम नहीं काटोगे। मैं तुम्हें पैसे काट कर दूंगा। ठीक है, टीडीएस काटकर पेमेंट करने वाले को डिडक्टर कहते हैं। ठीक है, और जिस पर्सन को पेमेंट काट कर मिलता है उसे टीडीएस का डिडक्टी कहते हैं। अब बात समझ में आई? जैसे कि मान लो कि मैंने तुम्हें कोई पेमेंट करी। ठीक है, अब मैंने वो पेमेंट करी, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और ये तुम हो जिससे तो पैसे मिल रहे हैं, तो तुम क्या हुए? डिडक्टी, ये वाला। और क्योंकि मैंने तुम्हारे पैसे काट कर दिए हैं तो मैं क्या हुआ? डिडक्टर, क्योंकि मैं डिडक्ट कर रहा हूँ पैसे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये समझ में आनी बहुत जरूरी है कि डिडक्टर कौन है, डिडक्टी कौन है। डिडक्टर जो पैसे डिडक्ट करके दे रहा है, पैसे काट कर दे रहा है। डिडक्ट करने का मतलब होता है काटना। तो जो पैसे काट कर दे रहा है उसे कहेंगे डिडक्टर, और जिसके पैसे कट रहे हैं उसे कहेंगे डिडक्टी। ठीक है, अब एक बात आप
समझ लो कि जरूरी नहीं है कि अगर मान लो मेरे पैसे कट रहे हैं, ठीक है, तो वो एक तो पहली बात तो ये है कि वो स्लैब रेट से ऊपर जाएगा तभी कटेगा, यानी कि जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई हुई है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट को आसान शब्दों में कहो कि एक 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 बाउंड्री बनाई हुई है कि हाँ भाई इससे ऊपर अगर बंदा काम करेगा या इससे ऊपर वो पैसे कमा रहा है तो ही उसके पैसे कटने हैं, नहीं तो उसके पैसे नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, फिर चाहे वो डिडक्टर हो या डिडक्टी, डिडक्टर पैसे काटने वाला, डिडक्टी जिसके पैसे कटते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, टीडीएस किस तरह के पेमेंट के ऊपर और कब काटा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। ठीक है, अब ये वही बात यहाँ पे आ गई। कह रहा है कि देखो जो आज की करंट गवर्नमेंट है वो काफी तरह के पेमेंट को टीडीएस के मतलब ऑप्शन में लाती है। पहले क्या होता था कि जैसे जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, कोई कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, सरकार को पता ही नहीं चलता है कि जो है कितना जो है पर कैपिटा इनकम है या कितने लोगों के पास क्या पैसे आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने टीडीएस इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब टीडीएस में ये कई सारी चीजें लेके आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप टीडीएस जो है टाइम पे नहीं अपना जमा करवा पाते तो उसके ऊपर क्या लगता है, पेनल्टी लगती है। अब एक चीज और समझो, देखो जैसे मान लो कि मैं पैसे देने वाला हूं और तुम पैसे लेने वाले हो, ठीक है, तो मैं मेरा ये दायित्व बनता है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको, अगर आपका टीडीएस का एक लिमिट पूरी हो रही है, उस लिमिट से ऊपर में आप कैटेगरी में आते हो तो मैं पैसे काट करके दूंगा। अगर मैं नहीं काट करके देता हूं तो फिर मुझ पर ही इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी, आप पे नहीं लगेगी वो चीज, क्योंकि आप तो मैं दे रहा हूँ ना आपको, तो मेरे पे लगेगी इंटरेस्ट और पेनल्टी। समझ रहे हो। देखो टीडीएस के दायरे में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मान लो सैलरी, हर एक इंसान है वो सैलरी के लिए काम करता है, तो सैलरी तो कोई ना कोई तो देता है ना। अगर कंपनी दे रही है तो कंपनी आपसे आपका टीडीएस काट करके देगी। अगर आप किसी चीज से आपकी इंटरेस्ट से कोई इनकम आ रही है, कोई ब्याज आ रहा है, या कोई प्रोफेशनल फीस है, जैसे सीए होते हैं वो प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं, वकील होते हैं प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं, ठीक है, या अगर हम ऑडिटर्स रखते हैं वो प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो उनसे उनको जो हम पैसे देते हैं वो हम टीडीएस काट करके ही हमें देना होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कितने परसेंट काटना होता है, क्या काटना होता है, तो वो मैंने नीचे बना रखा है। ठीक है, उसको समझते हैं। फिर है ये आपका कमीशन। ठीक है, कमीशन पे भी आप टीडीएस लगता है, 5% टीडीएस लगता है। हर किसी टीडीएस का एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है। अगर हम किसी को ब्रोकरेज दे रहे हैं, ठीक है, दलाली के पैसे दे रहे हैं जैसे मान लो, तो उस पे भी हमारा टीडीएस लगता है। उसके बाद रेंट हो गया, और उसके बाद कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमने लॉटरी में जीता है या ऑनलाइन गेम में जीता है तो उसके ऊपर भी टीडीएस लगता है। जैसे तुमने सुना होगा केबीसी, केबीसी में मान लो 5 करोड़ जीत गए, 7 करोड़ जीत गए, तो तुम्हें क्या लगता है कि सारा 5 करोड़ रुपए उनको मिल जाता है? नहीं, इसमें से जो टीडीएस परसेंटेज होता है ना, कंपनी पहले से ही काट कर रखती है, और वो जो है आगे सरकार को जमा कराती है। अगर आप जो है उस स्लैब रेट में नहीं आते हो या आपका गलत टीडीएस कटा है, तो क्या होता है कि जब भी आप इनकम टैक्स जमा करते हो ना, तो वो टीडीएस का पैसा आपको जो कटा हुआ होता है वो पैसा भी आपको आपके अकाउंट में वापस मिल जाता है। ठीक है, अब देखो, कह रहा है कि हालांकि टीडीएस तभी काटा जाएगा जब की जाने वाली पेमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाती है, अगर लिमिट से कम है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब आप यहाँ पे ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है उसको समझो। देखो यहाँ पे ना मैंने पूरी एक चार्ट बना के दी हुई है कि किसका क्या होता है। देखो जैसे कि ये कह रहा है ये सेक्शंस हैं, ठीक है, जब भी आप टैली में एंट्री करोगे, बिजी में एंट्री करोगे, तो आप इन्हीं सेक्शंस के अकॉर्डिंग करोगे। देखो पहला सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन 194H, किस लिए होता है सेक्शन, पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है, अब ऊपर देखना, यहाँ पे कह रहा है कमीशन, कमीशन है ना, तो कमीशन के लिए 194H लगा हुआ है। अभी करंट में जो है जो टीडीएस का सेक्शन है उसमें 5% लगता था, लेकिन अभी अक्टूबर 2024 से अब वो 2% ही कटा करेगा टीडीएस। टीडीएस में काफी कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये जो नए जो टीडीएस रेट आए हैं वो आपने समझने हैं। पहले 5% कटता था, अब 2% कटता है, कटेगा मतलब आगे इस महीने से। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 194 आईबी किस लिए होता है, रेंट के लिए होता है, जब इंडिविजुअल होता है। अब इसमें इंडिविजुअल भी होते हैं, कंपनी भी होती है, दो ही तरह के लोग होंगे, या तो आप अकेले होंगे या फिर कंपनी होंगे। ये 194 है, ओ है, इस तरह से ये सेक्शंस है। मतलब ये जो मैंने 4-5 सेक्शन रखे हैं ना, केवल इन्हीं सेक्शन में 1 अक्टूबर से
चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा कोई चेंजेस जो है और किसी सेक्शन में नहीं किए गए हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। देखो, ये तो आप पढ़ लेना आराम से कि किस सेक्शन में क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 194H कमीशन में, ठीक है, 194 IB यानी कि पेमेंट बाय द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के केस में किया गया है। 194M पेमेंट ऑफ सर्टेन सम और सर्टेन इंडिविजुअल ऑफ फैमिली। ठीक है, पे 194O बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह है ना, तो उसमें वो जो पेमेंट करते हैं हमें, तो वो उसमें कितने परसेंट टीडी, पहले वो 1% टीडीएस काट के हमें पेमेंट करते थे, तो अब 1% का क्या हो गया, 0.1% की ही वो टीडीएस कट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑन अकाउंट वाइज परचेज ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, और मतलब इन तरीकों से। तो अभी इसमें ये जो है इसमें भी सेक्शन प्रोविजन के लिए दिया हुआ है कि कितने परसेंट कटेगा कितने नहीं कटेगा, लेकिन अभी वो उसका कुछ पता नहीं चला है, तो ये अभी एज इट इज है। अब आ जाओ 2024-25 के जो असेसमेंट ईयर चल रहा है उसके अंदर में किस तरह से डिडक्शंस हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, टीडीएस रेट आर एप्लीकेबल ऑन द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे ये टीडीएस की यहाँ पे ये जो है पीडीएफ मिस्टेक है यहाँ पे। अगर फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 होता है, तो असेसमेंट ईयर अपने आप जो है एक साल बाद यानी 25-26 हो जाता है। याद रखना कि जो टीडीएस या हम इनकम टैक्स जमा करते हैं, वो हम करंट ईयर का कभी भी नहीं करते, हमेशा प्रीवियस ईयर का जमा करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आने वाले साल देखो, जैसे मान लो कि अभी 2023 और अभी 2024 चल रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 से। तो कब तक चलेगा, 1 अप्रैल 2024 से लेकर वो चलेगा हमारा 31 मार्च 2025 तक। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर हुआ, इसमें तो अभी हम चल ही रहा है ना, अभी हम कमाई कर रहे हैं। हमने कोई कमाई, हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमने 2000 मार्च तक जो पैसा आने वाला था वो आज ही आ गया है, उसके अलावा हमें कुछ काम नहीं करना है, कुछ कमाना नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यानी कि AY असेसमेंट ईयर 2025-26 के अंदर में हम जो हमने कमाई 2024-25 में करी है उसकी हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सेक्शंस आ रहे हैं। ये कह रहा है 192 सेक्शन किस लिए होता है, सैलरी के लिए होता है। अब सैलरी का आप कह रहे हो सर सैलरी का क्या क्या डिडक्शन होगा, तो सैलरी का जो डिडक्शन होगा वो इनकम टैक्स के स्लैब रेट पे होगा। स्लैब रेट दो तरीके के होते हैं। स्लैब का मतलब होता है सीढ़ियों। इसमें क्या है ना कि देखो, हमारे यहाँ पे काम करने में कमाने वाले कोई इंसान 10,000 रुपये महीने का भी कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है, कोई 10 लाख भी कमा रहा है, कोई 1 करोड़ भी कमा रहा है महीने के। ठीक है, यानी कि किसी की इनकम एक जैसी तो है नहीं, तो उसकी इनकम पे कितना टैक्स लगना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं ना कि 10,000 वाले पे उतना ही लगाओ जितना 1 लाख रुपए जो कमा रहा है, तो 10 लाख कमा रहा है उस पे लगा दो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्लैब बना रखे हैं। ठीक है, अब देखो ये है 192A प्री मिच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी अगर आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ कर लेते हो, तो ये जो बीच वाला तीसरे नंबर का कॉलम है 1, 2, 3, तीसरे नंबर का कॉलम है, ये आपको ध्यान रखना है, थ्रेशोल्ड लिमिट है। ये कह रहा है कि अगर आप अपने पीएफ वाले अकाउंट से, प्रोविडेंट फंड वाले अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा निकालते हो तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। अब आप समझो, यहां पर कैलकुलेटर से मैं आपको समझा रहा हूं, 50,000 रुपए से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा होगा तो 10% टीडीएस कटेगा। कितना, 10%। तो अगर हम 10% इसको निकालते हैं तो कितना आ गया, 5,000 रुपए, यानी कि 50,000 में से 5,000 टीडीएस कट जाएगा। आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 45,000 रुपए। इस तरह से 192, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 4 डिविडेंड, 4A इंटरेस्ट। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट में बैंक इंटरेस्ट आ गया, डिपॉजिट आ गया, अलग अलग चीजें आ गई। 192 में विनिंग लॉटरी हो गया। ये यहाँ पे 194C का एक सेक्शन है जो हर जगह काम आता है, वो है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर कोई सिंगल ट्रांजेक्शन है और वो एक साल के अंदर में, थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है पूरे साल में, जब पूरे साल में वो 30,000 रुपए से अगर हम ज्यादा किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, तो उस केस में हमारा इंडिविजुअल के केस में 1%, नहीं तो कंपनी के केस में 2% हम टीडीएस काटते हैं।
और अगर एग्रीगेट पेमेंट होती है, यानी कि भाई तुमने पूरे साल के अंदर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन कर लिया है किसी कंपनी से, तो उस केस में आप 2% टीडीएस काटोगे। ठीक है। यानी कि मान लो कि आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं से माल वाल आ रहा है। ठीक है। अब माल में आपका 30,000 रुपए आपने दिया, एक पर्टिकुलर में भाई मैंने 30,000 रुपए का माल भाड़ा दे दिया, तो आप उसको पूरा नहीं दोगे, आप 2% का टीडीएस काट करके पेमेंट करोगे, यानी 600 रुपए आप काट के पेमेंट करोगे टीडीएस की। और फिर उसके जो अकाउंट, जो टीडीएस का अकाउंट होता है, जो आपका उसको पैन, जब आप उसका पैन कार्ड ले लोगे तो आप उसके पैन कार्ड के हिसाब से जमा कराओगे। इस आने वाली पूरी सीरीज के अंदर में आपको बेसिक से लेकर टेली में कैसे ट्रांजेक्शन करनी है, और कैसे हमें उसमें आपको पोर्टल पे जमा करना है, कैसे सारी चीजें निकालनी है, कैसे देखते हैं, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखेगी। तो ये जो सेक्शंस है ना, ये आप आराम से एक एक करके स्टडी कर लेना। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन है और एक वीडियो में अगर मैं इसको कवर करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, अगर कोई भी सेक्शन या कोई भी चीज में कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ जरूर लेना प्लीज, क्योंकि मैंने 16 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो गई और मैं पूछ लेना मैं बोल रहा हूँ, तो यानी कि आप यहाँ तक अभी तक चल रहे हो मेरे साथ। ठीक है। अब आ जाते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि सैलरी पे स्लैब रेट होता है, स्लैब रेट के हिसाब से सैलरी मिलती है। उसके लिए ना मैंने आपको एक एक्सेल पे, यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे एक्सेल पे एक टीडीएस कैलकुलेशन सीट भी बनाई है। ये देखो, इस सीट में आपको सबसे अच्छा रहेगा, देखो एक्सेल अगर आपको अच्छी तरह आता है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो आप सीखना जरूर एक्सेल, क्योंकि एक्सेल और टैली दोनों चीज आनी चाहिए आपको, तभी आपका काम हो पाएगा। जैसे मान लो अगर आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हो, ठीक है, सॉरी 10,000 रुपए कमाते हो, तो यहाँ पे देखो आपकी साल की इनकम 1,20,000 हो गई, अपने आप कैलकुलेट कर लिया इसने, 1,20,000 रुपए हो गई। अब इस 1,20,000 रुपए पे आपको टैक्स क्या भरना है? कोई टैक्स नहीं भरना। अब कह रहे हो सर मेरे, मैं तो 35,000 कमाता हूँ महीने का, 35,000 पे 4,20,000 हो गई, कोई टैक्स नहीं भरना। क्यों? क्योंकि स्लैब रेट क्या कहता है? स्लैब रेट कहता है अगर आप 0 से 2.5 लाख रुपए कमाते हो, 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, तो कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम है तो 5% आपका टैक्स बनता है। और आपका जो है अंडर सेक्शन 87 में 50,000 की छूट मिलती है, तो टैक्स रिवर्ट हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। देखो, आपकी 4,20,000 इनकम बन रही है, यहाँ पे समझो, 4,20,000 की आपकी इनकम बन रही है, लेकिन आपका 2.5 लाख रुपए तो आपका छूट है, 2.5 लाख रुपए तो ऊपर छूट है, तो आप यहाँ पे 2.5 लाख रुपए पहले से ही उसको माइनस कर दो। कितने हो गए यहाँ पे? ठीक है, इसको आप माइनस कर दो, कितने बचे? 1,70,000 रुपए। अब 1,70,000 रुपए पे जो है आपका 87 के ये जो 1,70,000 रुपए है, इस पे 5% कितना बना? 5% निकाल लो 1,70,000 का, ये बना 85,100 रुपए, यानी 8,500 रुपीज। अब क्योंकि 87 के अंडर में 50,000 रुपए तक तो छूट है भाई साहब, तो यानी कि आपका ऑलरेडी आपका ये जो है लिमिट में जा रहा है 41,500, यानी भाई अभी तो 50,000 और भी टैक्स बनता तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना था, यानी कि यहाँ पे आपका कोई टैक्स लगेगा नहीं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपकी 40,000 इनकम है तो 40,000 पे भी जीरो है। मैं कह रहा हूँ भाई 43,000 इनकम है तो 43,000 है, तो 43,000 पे भाई कह रहा है कि 1,600 रुपए टैक्स बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो, अब इसी स्लैब को समझो, 5% तक 87 में इसने 50,000 जीरो, फिर ये कह रहा है 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% टैक्स बनेगा, तो यानी कि 16,000 रुपए टैक्स बन रहा था। तो उसका जो हमने सब कुछ निकाला, जो 87 वगैरह से माइनस करके निकाला, तो हमें पता लगा अच्छा यार अभी तो हमारा 1,600 रुपए हमारा टैक्स बन रहा है देने का। समझ रहे हो? ये टीडीएस की जो कैलकुलेशन शीट है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लो। और साथ साथ ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा डाउन, जहां से भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकोगे। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि अगर मान लो 2,90,000 की इनकम है तो टैक्स जो है पेबल होता है वो 2 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन हमें तो छूट मिल रही है 50,000 की, तो सीधा सीधा हमें जो टैक्स देना पड़ रहा है, जो 2,000 रुपये टैक्स बन रहा था वो माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ इसका 12,000 टैक्स बन रहा था, 12,000 भी माइनस हो गया। यहाँ पे 1 लाख कुछ टैक्स बन रहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो स्लैब रेट है ना, जब कैलकुलेट करोगे तो आपका 1,02,500 यहाँ पे बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना। अब यहाँ पे ना मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि मैंने मैंने जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस निकाले हैं एक पर्टिकुलर चैनल से,
ठीक है, क्योंकि देखो ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चैनल से मैंने निकाले हैं इसको। ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिस इसी पे करेंगे। देखो जैसे कि मान लो कोई बंदा है मिस्टर कपूर, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या कैसे उसने काम किया। तो जैसे मान लो इसने पहला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। ठीक है, मिस्टर कपूर स्टार्टेड अ यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन बाय ब्रिंगिंग कैश। 30 लाख रुपए उसने 30 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें 25 लाख रुपए उसने बैंक में जमा किए। ठीक है, ये उसका 10 नंबर है। 10 नंबर बहुत जरूरी है। 10 होता है टैक्स अकाउंटिंग नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है, जैसे पेन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वैसे ये टैक्स का अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको डाल के भी देख सकते हो, TAN फुल फॉर्म। ऐसे आप नेट पे सर्च करोगे किसी भी चीज को तो आपको वो चीज मिल जाएगी। देखो ये लिखा हुआ है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये इसका फुल फॉर्म है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन। यानी कि इसमें आपका डिडक्ट भी कर सकते हो और कलेक्ट भी हो सकता है, आपका अकाउंट पैसा इसमें कलेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब क्योंकि अभी जो है बहुत सारी चीजें आपके ऊपर से जा रही होंगी कि सर क्या समझा रहे हो, तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। चलो मैं टैली प्राइम पे आ जाता हूँ। ठीक है, टैली प्राइम पे आपने अगर पुरानी जो हमारी क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं, जिसमें मैंने जीएसटी तक का कोर्स आपको बता रखा है, तो आप वो भी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वहां जाके देख सकते हो। यहाँ मैंने कंपनी पहले से ही बना के रखी हुई है। आप चाहो तो आप जो है पहले से, अगर आपको मतलब कंपनी में कोई इशू है, तो आप ऑल्ट F3 करके यहाँ से एक दूसरी कंपनी तैयार कर सकते हो। क्रिएट कंपनी करेंगे और यहाँ से ये कंपनी का पूरा लेआउट खुल के आ जाएगा कि किस तरह से क्या क्या डालना है। ये मैं आपको बता रहा था फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अभी मैंने क्योंकि कंपनी पहले से तैयार करी है और एक वाउचर पहले क्वेश्चंस का मैंने पहले ही लिख के रख लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, ये मैंने एक रिसिप्ट वाउचर रखा है, आप चाहो तो जर्नल वाउचर में भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ये डबल एंट्री, मैं इसको ऑल्ट डी से डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको फिर से समझा पाऊँ कि एंट्री क्या होगी। बाहर निकल जाते हैं, वाउचर्स में गए। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि मिस्टर कपूर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कपूर ने बिजनेस स्टार्ट किया। कपूर जो, क्योंकि मिस्टर कपूर या कोई भी बंदा जो है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, तो वो अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, आप चाहो तो इस लेजर को कंट्रोल करके अल्टर करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, मिस्टर कपूर नाम लिखा, अंडर कैपिटल अकाउंट लिख दिया, बाकी चीजें मैंने अभी कुछ नहीं भरी है, मैंने इसको यस कर दिया। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है तो क्रेडिट उसके पास से जा रहा है ना, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट में क्या होता है, डेबिट प्लस हो गया, क्रेडिट माइनस हो गया, तो 30 लाख रुपए। 300, 3,000, 30,000, 3 लाख, 30 लाख। ठीक है, अब डेबिट क्या हो रहा है कि मान लो वो कह रहा है कि ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो 30 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया और 25 लाख रुपए उसने SBI के अकाउंट में जमा किए। यानी कि 5 लाख का फर्क आ रहा है ना, तो 5 लाख रुपए वो आप कैश में डाल लो। ये देखो 50, 500, 5,000, 50,000, 5 लाख। ठीक है, फिर डेबिट करो। यहाँ पे कैश का अकाउंट बना हुआ मिलता है, SBI बैंक का नहीं मिलेगा, आप कंट्रोल C करके बना सकते हो और कंट्रोल एंटर करके आप ये देख सकते हो कि मैंने इस लेजर को SBI बैंक के अंडर में रख के मैंने बाकी चीजें अभी यस करी हुई है। 25 लाख। और यहाँ पे अगर वो चेक से ट्रांजेक्शन कर रहा है तो ठीक, नहीं तो आप कैश यहाँ पे डाल दो कि भाई कैश से दे रहा है वो। ठीक है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल दो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, या कुछ भी जो भी आपको याद रखने के लिए नरेशन डालनी हो वो आप डाल सकते हो। मैं इसको 30 और ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तब करा दो। अच्छा, अब आपने देखना है कि एंट्री है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। तो चाहे तो आप उसे डिस्प्ले में जाके भी देख सकते हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कैपिटल अकाउंट आपका कितना दिख रहा है, 30 लाख रुपए। यानी कि जिससे अकाउंट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। करंट एसेट कितनी है, 30 लाख रुपए की, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे देखो 5 लाख रुपए आपके कैश में पड़े हुए हैं, बैंक में आपके 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगली एंट्री जैसे ये कह रहा है कि मिस्टर कपूर ने परचेज किया, कोई भी सर्विस परचेज करी, क्या कर रही, सर्विस परचेज करी फ्रॉम इन्फोटेक से, 90,000 रुपए की सर्विस परचेज करी, ये उसका जीएसटी नंबर है। अब परचेज किया है तो आप क्या, मैंने आपको बताया था ना सर्विस, तो यहाँ पे आप सर्विस का अकाउंट ढूंढना कि सर्विस का सेक्शन कौन सा था। और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, और अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं,
मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें कि ये कैसे इसको करना होगा, और नहीं तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन आपको समझाया है ये भी आप करके मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें ये टीडीएस से रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगी वो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे इस क्लासेस से रिलेटेड वो आप पूछ सकेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी जिनको भी आप जानते हो जिनके जो कुछ सीखना चाहते हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको हेल्प हो सके, वो कुछ अच्छा सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।